सोचिए कि एक रेस चल रही है। एक रनर ऐसी पोजीशन पर है कि वो ऊपर से 14th रैंक पर है और ठीक नीचे से देखा जाए तो 13th रैंक पर। अच्छा। तो टोटल कितने लोग दौड़ रहे हैं? अगर दिमाग में पहला जवाब 27 आ रहा है ना, तो ये कंपैरेटिव एग्जाम्स का एक बहुत पुराना और क्लासिक ट्रैप है। ओ, मतलब डायरेक्ट ऐड करना गलत है यहाँ। बिल्कुल। तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल विजुअल लर्निंग सेशन में हैं। आज हम एक डिटेल्ड अग्निवीर 3D कमांड सेंटर के मेगा मॉक टेस्ट और जीके इन्फोग्राफिक को डिकोड करेंगे। ये सुनने में ही काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है सर। है ही। ये कोई आम स्टडी मटेरियल नहीं है, एक हाईटेक विजुअल सिमुलेशन है जहां हम फैक्ट्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि 3D ऑब्जेक्ट्स की तरह एक्सप्लोर करेंगे। आज के इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम एग्जाम पैटर्न्स को समझें और रटने की बजाय लॉजिक पर फोकस करें। मैं इस 3D स्पेस में नेविगेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर। विजुअल्स देखकर वैसे भी चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक बैठती हैं। सही कहा आपने। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी सर। स्क्रीन पर देखो, एक बहुत बड़ा 3D मेटालिक शील्ड हवा में तैर रहा है। इसमें इंडियन फ्लैग के कलर्स हैं, सेंटर में अशोका चक्र ग्लो कर रहा है और इसके पीछे क्रॉस्ड सोर्ड्स के साथ एक एंकर बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर ना कुछ फ्यूचरिस्टिक ग्लोइंग पाइप से कनेक्टेड है। वाओ, ये तो काफी डिटेल्ड है। पर सर, ये जो एंकर और सोर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेस्ट इतना स्पेशल क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, ये एंकर और स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारी आर्मी और नेवी के कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस को दर्शाता है। अग्निवीर स्कीम में एकजुट होकर काम करना सिखाते हैं ना, वही चीज। और ये टेस्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स को 3D फॉर्मेट में विजुअली क्लियर किया गया है ताकि एक बार में याद हो जाए। अच्छा सर, नीचे ये एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है, सफलता का अचूक वार। इसका एग्जाम के लिए क्या मतलब है? सिर्फ टैगलाइन है क्या? नहीं नहीं, ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है। देखो, अग्निवीर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs और क्लियर फैक्चुअल डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। ये पूरा मटेरियल डायरेक्टली एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, इसलिए यहां दिया गया हर एक फैक्ट एग्जाम के दिन आपके लिए एक अस्त्र यानी एक वेपन का काम करेगा। समझ गई, फैक्ट्स ही असली वेपन है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है सर। यहाँ सवाल लिखा है, फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओके। 4 ऑप्शंस हैं, गुलाब चंद कटारिया, S अब्दुल नजीर, रमेश बाइश और फागू चौहान। यहां पर सही जवाब यानी B, S अब्दुल नजीर हाईलाइट हो रहा है। सर, एक डाउट है, इनका नाम स्पेसिफिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, जब भी कोई बड़ी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है ना, तो वो करंट अफेयर्स का एक बहुत हॉट टॉपिक बन जाती है। नए राज्यपाल, CM या जजेस के नाम अक्सर डायरेक्ट MCQ बनकर आते हैं। अच्छा सर, यहाँ साइड में जो ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है? इस बॉक्स में 2 बहुत सॉलिड फैक्ट्स छुपाए हैं। पहला ये कि गवर्नर को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। ओके, आर्टिकल 155। हाँ, और दूसरा फैक्ट ये है कि S अब्दुल नजीर पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल 155 है ना, ये डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। इसको याद रखना। जी सर, बिल्कुल याद रखूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ का विजुअल थोड़ा अलग है। एक पिल शेप्ड UI एलिमेंट है और एक ऑरेंज कलर की पाइप एक बॉक्स से कनेक्ट हो रही है। हाँ, दिख रहा है। यहाँ सवाल हिस्ट्री से है। ब्रिटिश भारत के किस शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस हैं ढाका, लाहौर, अलीगढ़ और लखनऊ। यहाँ सही जवाब ढाका यानी A हाईलाइट हो रहा है। सर, एक डाउट है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ये एग्जैक्टली कब और किसने बनाई थी? देखो, स्ट्रिक्टली फैक्ट्स की बात करें तो ये ब्रिटिश एरा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी जिसने आगे चलकर हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। तो इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को लेकर? इस बॉक्स में एग्जैक्टली वही डिटेल है जो आपने अभी पूछी। बॉक्स बताता है कि स्थापना 1906 में हुई थी और इसको आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने शुरू किया था। अच्छा, 1906 में? हाँ, उस वक्त ढाका ब्रिटिश काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। एग्जाम में ना अक्सर ये साल और फाउंडर्स के नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ओके, क्लियर है सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार डिफेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ एक हेक्सागोनल मेटालिक फ्रेम है जिसमें एक डैश्ड ब्लू लाइन इस इन्फो बॉक्स से जुड़ रही है। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। यहाँ लिखा है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय यानी HQ कहाँ स्थित है
और सही जवाब ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली ग्लो कर रहा है। पर सर इसमें बैंगलोर या पुणे जैसे ऑप्शंस क्यों दिए हैं? वहां भी तो बड़े डिफेंस हब्स हैं ना, मैं तो कंफ्यूज हो जाती। यही तो कैच है, वहां पर ट्रेनिंग और एरोस्पेस सेंटर्स हैं, इसलिए पेपर सेट करने वाले हमेशा ऐसी जगह डालते हैं ताकि बच्चे जल्दबाजी में गलती करें। पर मैं हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ओह, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। हाँ, सर इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो पॉइंट दिया है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बॉक्स का डेटा बहुत क्रूशियल है। इसमें लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को बनी थी 8 अक्टूबर 1932। और साथ ही ये दुनिया की चौथी यानी फोर्थ सबसे बड़ी एयरफोर्स है। एग्जाम में ऐसी डायरेक्ट ग्लोबल रैंकिंग्स और फाउंडेशन डे पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट्स तो टिप्स पर होने चाहिए। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स सेक्शन है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा आर्म बना है और उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक ऑरेंज रिंग्स घूम रहे हैं। ये डिजाइन तो बहुत डायनामिक है। हाँ, उन बन गई। जवाब है बी, स्मृति मंधाना। सर WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग ना, इनको किस टीम ने खरीदा था? हाँ बिल्कुल। और देखो, ये भारत के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी का बहुत बड़ा लैंडमार्क था। जैसे मेंस IPL की शुरुआत हुई थी। अच्छा सर, ये साइड वाले रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में WPL के बारे में क्या फैक्ट्स छुपे हैं? बॉक्स को ध्यान से देखो। इसमें लिखा है कि पहला WPL 2023 में मुंबई में खेला गया था और स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB ने सबसे महंगी कीमत पर खरीदा था। ओह, RCB ने। एग्जाम में ना, जो भी चीज हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होती है उस पर क्वेश्चन आने का चांस 99% होता है। शॉर्ट सवाल होते हैं ये। राइट सर, फर्स्ट टाइम इवेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब थोड़ा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ एक ग्लास पेन है जिसमें एक साइन वेव बनी हुई है और उसके ऊपर फ्लोटिंग ब्लू स्फीयर्स एक कर्व बना रहे हैं। ये वेव की बात हो रही है तो पक्का साउंड या लाइट का चैप्टर होगा। सही पकड़ा। सवाल है, एक निश्चित ध्वनि तरंग को एक चक्र यानी 1 साइकिल पूरा करने में 0.25 सेकंड्स लगते हैं। इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें। आंसर दिया है सी, 4 हर्ट्ज। पर सर मुझे एक डाउट है, ये 0.25 सेकंड्स देखकर आपने सीधा 4 हर्ट्ज कैसे कैलकुलेट कर लिया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन हमेशा इनवर्स यानी उल्टा होता है। समझ लो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अच्छा सर, तो इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स के फॉर्मूले में क्या इंपॉर्टेंट है? बॉक्स में फॉर्मूला हाईलाइट किया है, F = 1T। ओके। जब आप 1 को 0.25 से डिवाइड करोगी तो नेचुरली 4 आएगा। पर एक और जरूरी फैक्ट बॉक्स में है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। न्यूमेरिकल्स में यूनिट लिखना और पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना 4 सेकंड्स और 4 हर्ट्ज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, यूनिट गलत तो पूरा आंसर गलत। एग्जैक्टली। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बारी है केमिस्ट्री की। विजुअल देखो, यहाँ एक 3D शील्ड है, उसके अंदर एक ग्लास का बीकर रखा है और एक ग्लोइंग ऑरेंज पाइप उससे कनेक्ट हो रही है। केमिस्ट्री लैब जैसी फील आ रही है इस विजुअल से। सवाल है कि ठोस सोडियम धातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके ठोस सोडियम क्लोराइड बनाती है। ये कौन सी अभिक्रिया है? सही जवाब है सी, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर डाउट है एक, बाकी ऑप्शंस जैसे अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, इससे अलग कैसे है? मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सीधा सा डिफरेंस है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जब दो चीजें मिलकर एक बन जाएं, और अपघटन उसका ठीक उल्टा है, जहां एक चीज टूटकर दो या ज्यादा हिस्सों में बंट जाती है। ओह, मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं इस बारे में? बॉक्स इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं। अच्छा। बॉक्स में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सोडियम क्लोराइड, जो हमारा नमक होता है, समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ये बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। जी सर, समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग 3D विजुअल है। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर के दो अलग-अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं और एक ब्लू लिक्विड पाइप के जरिए उनमें फ्लो हो रहा है। ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन सिस्टम लग रहा है। सही कहा।
सवाल है, यकृत यानी लिवर से श्रावित पित्त रस यानी बाइल जूस द्वारा भोजन के किस घटक का पाचन होता है? यहाँ आंसर सी हाईलाइट हो रहा है, वसा यानी फैट्स। सर एक डाउट है, ये जो बाइल जूस है ये लिवर में बनता तो है, पर क्या ये वहीं स्टोर भी होता है? यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को होता है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स का काम अलग अलग होता है। लिवर एक फैक्ट्री की तरह है जो जूस बनाता है, पर स्टोरेज कहीं और होती है। तो स्टोरेज कहाँ होती है सर? ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स इस प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? बॉक्स इस डाउट को एकदम क्लियर कर देता है। बाइल जूस बनता लिवर में है, पर जमा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। हाँ, और बॉक्स में एक साइंटिफिक टर्म भी दिया है, इमल्सिफिकेशन। ये बेसिकली बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया है। ये स्पेसिफिक वर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन बनकर आता है। एमल्सिफिकेशन, ठीक है, दिमाग में फिट हो गया। गुड, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब मैथ्स वाले सेक्शन में आते हैं। विजुअल देखिए, एक मेटालिक डैशबोर्ड है जिस पर कार का स्पीडोमीटर चल रहा है और साथ में एक थिक ब्लू ग्लॉस पाइप है। ये तो पक्का स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा सर। बिल्कुल। सवाल है, एक कार 120 मिनट में 38,000 मीटर की दूरी तय करती है। कार की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है? आंसर ए है 19 किलोमीटर पर आवर। पर सर यहाँ दूरी मीटर में है और टाइम मिनट में, तो मैं इसको सीधा किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए कैसे अप्रोच करूं? इस सवाल की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना। अगर बिना कन्वर्ट किए सॉल्व किया तो आंसर हमेशा गलत आएगा। तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में मैथ्स की क्या ट्रिक दी गई है इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए? बॉक्स की ट्रिक देखो, पहले हमने कन्वर्ट किया 38,000 मीटर यानी कि 38 किलोमीटर और 120 मिनट यानी 2 घंटे। ओके, हाँ। अब फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, 38 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 19 किलोमीटर पर आवर। एक और जबरदस्त ट्रिक बॉक्स में है कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम बहुत बचेगा एग्जाम में। वाओ, 18/5 वाली ट्रिक तो सच में बहुत हैंडी है ना? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है। यहाँ विजुअल थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। एक 3D स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां बनी है और हवा में तैरते हुए कुछ ट्रांसपेरेंट क्यूब्स हैं। हाँ, ये वैसी सीढ़ियां हैं जैसा आपने शुरू में पूछा था, रेस वाला सवाल, एकदम वही। सवाल देखो, एक दौड़ प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 13वां है। कुल खिलाड़ी कितने हैं? आंसर है बी 26। सर, मुझे सेम डाउट फिर से आ रहा है। अगर ऊपर से 14 और नीचे से 13 है तो 14 + 13 करके 27 क्यों नहीं हो रहा जवाब? मैथ तो यही कहता है। मैथमेटिकल एडिशन सही है, पर लॉजिकल अप्रोच मिसिंग है। सोचिए, जिस एक इंसान की बात हो रही है, आपने उसको ऊपर से भी गिन लिया और नीचे से आते वक्त भी गिन लिया, यानी एक ही इंसान 2 बार काउंट हो गया। ओ, डबल काउंटिंग हो गई। हाँ सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो फॉर्मूला है उसका लॉजिक क्या है फिर? बॉक्स फॉर्मूला क्लियर करता है, कुल संख्या बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। -1, ओके। हाँ, यानी 14 + 13 हुआ 26 और उसमें से -1 किया तो जवाब आया 26। ये -1 इसलिए करते हैं ताकि डबल काउंटिंग का एरर हटा सकें। रीजनिंग में रैंकिंग का ये सबसे कॉमन पैटर्न है। ये ट्रिक दिमाग में रखनी पड़ेगी, -1 करना मत भूलो। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर जोन आ गया। यहाँ एक टिल्टेड ग्लास डायमंड शेप है और उसके आसपास एक ऑरेंज कलर का रिबन ब्यूटीफुली घूम रहा है। ये डिजाइन काफी कल्चरल लग रहा है। सवाल पढ़ते हैं, हिंदू त्योहार गंगौर मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है सी, राजस्थान। सर, इस त्योहार में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। देखो, हमारे देश में फेस्टिवल्स हमेशा किसी ना किसी भगवान या स्पेसिफिक फसल से जुड़े होते हैं। एग्जाम में स्टेट के साथ साथ उनकी डेटी के बारे में जरूर पूछते हैं। अच्छा सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या एडिशनल डिटेल है गंगौर को लेकर? बॉक्स में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। गंगौर मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए होता है। शिव और पार्वती? हाँ, और बॉक्स में एक और बहुत जरूरी फैक्ट है कि ये सिर्फ राजस्थान तक ही लिमिटेड नहीं है। ये मध्य प्रदेश के कुछ बॉर्डर हिस्सों में भी उतने ही जोर शोर से मनाया जाता है। तो ऑप्शंस में अगर दोनों हुए तो ध्यान से देखना होगा। ओके, राजस्थान और एमपी दोनों याद रखने हैं। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये वापस इंडियन पॉलिटी का सवाल है। इस 3D विजुअल को ध्यान से देखो, जहां एक ग्लास का फाइल फोल्डर बनाए और उससे कुछ ब्लू कनेक्टिंग रॉड्स जुड़ी हुई हैं।
ये किसी गवर्नमेंट फाइल की तरह लग रहा है सर। सही पहचाना। सवाल है, मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन की स्थापना किस पीएम के कार्यकाल में की गई थी? आंसर बी है मोरारजी देसाई। सर एक छोटा सा डाउट है, इस आयोग का मेन काम क्या था? मतलब ये इतना फेमस क्यों है? देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते वक्त कमिटीज और कमीशंस बहुत जरूरी होते हैं। उनका फॉर्मेशन हमेशा किसी खास नेशनल इशू को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इनका इशू क्या था? सर ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मंडल आयोग के बारे में क्या फैक्ट्स बता रहा है? बॉक्स में इनका कोर उद्देश्य क्लियर दिया है। पहला फैक्ट, इसका गठन 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा हुआ था। 1979 में? और इसका मेन काम था भारत में सामाजिक और शैक्षिक यानी सोशली और एजुकेशनली रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के बाद आगे चलकर रिजर्वेशन पॉलिसीज बनी थी। ओह, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी का बेस था, तभी ये इतना इंपॉर्टेंट है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। फिजिक्स वापस आ गई। यहाँ एक चमकता हुआ स्क्वायर मिरर टाइल है और एक ऑरेंज कलर का पॉइंटर स्टिक उस पर इशारा कर रहा है। लाइट रिफ्लेक्शन की बात हो रही है लगता है। हाँ, सवाल है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के डैश होता है। आंसर है बी, बराबर यानी इक्वल। सर एक बहुत प्रैक्टिकल डाउट है, क्या ये एंगल इक्वल होने वाला रूल सिर्फ प्लेन शीशे पर लगता है या हर तरह के मिरर पर, जैसे गाड़ियों वाले मिरर पर भी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, लॉज ऑफ फिजिक्स नेचर में यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। वो जगह या शेप देखकर चेंज नहीं होते। अच्छा। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स के जीके पॉइंट्स में इस रूल के बारे में क्या एक्स्ट्रा दिया है? बॉक्स की 2 लाइंस बहुत स्पेसिफिक हैं। पहला, सिंपल फॉर्मूला कि एंगल आई बराबर है एंगल आर के। राइट। और दूसरा लाइन वही है जो आपका डाउट था। ये नियम समतल यानी प्लेन और वक्र यानी कर्व्ड दोनों प्रकार के दर्पणों पर बराबर लागू होता है। ओ, दोनों पर लागू होता है। हाँ, एग्जाम में ना ये कर्व्ड मिरर वाला पॉइंट ही ट्रिक क्वेश्चन बनकर आता है और लोग सोचते हैं कि कर्व्ड है तो एंगल अलग होगा, पर ऐसा नहीं होता। समझ गई सर, लॉ इज लॉ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। एक बार फिर लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही मजेदार विजुअल। यहाँ स्क्रीन पर एक 3D जिगसॉ पजल के टुकड़े हैं और एक ब्लू जिगजैग लाइन बनी हुई है। जिगसॉ पजल? तो कुछ डिकोडिंग करनी होगी। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सवाल पढ़ो, अगर अर्थ EARTH को ARHT लिखा जाता है तो हार्ट HEART को किस रूप में लिखा जाएगा? जवाब हाईलाइट हो रहा है B, EHART। सर वैसे एग्जाम के प्रेशर में दिमाग बंद हो जाता है। ये लॉजिक पैटर्न इतनी जल्दी कैसे पकड़ें स्क्रीन पर देख के? देखो, इसको स्क्रीन पर घूरकर सॉल्व करने की कोशिश मत करना। इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है रफ शीट पर लेटर्स को एक के नीचे एक लिखना और पेंसिल से एरोज बनाना। अच्छा सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इस पजल का लॉजिक कैसे डिकोड करके बताया है? बॉक्स ने बहुत क्लीनली एक्सप्लेन किया है। देखो, पहले 2 और आखिरी 2 अक्षरों की जगह आपस में स्वैप कर दी गई हैं। इसे क्रॉस कोडिंग कहते हैं। स्वैप कर दी मतलब? हाँ, जैसे अर्थ में EA बन गया AE और TH बन गया HT। बीच का R वैसे का वैसा ही रहा। ओह, तो हार्ट में HE बनेगा EH